नमस्ते जी, वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के त्याग और देशभक्ति का पुनर्मूल्यांकन। 1 अगस्त को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के 100वीं पुण्यतिथि थी। उसको स्मरण करते हुए हम आज आपके लिए यह लेख लेकर आए हैं। इस लेख को प्रेषित किया है डॉक्टर विवेक आर्य ने। आइए विषय की ओर चलते हैं। भारत के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने मित्र केलकर को एक पत्र लिखा था। उस पत्र में तिलक जी के बारे में नेताजी के विचार, सुभाष चंद्र बोस का पत्र, प्रिय केलकर। मैं पिछले कई महीनों से आपको पत्र लिखने की सोच रहा था, जिसका कारण केवल यह रहा है कि आप तक ऐसी जानकारी पहुंचा दूं जिसमें आपको दिलचस्पी होगी। मैं नहीं जानता कि आपको मालूम है या नहीं, मैं गत वर्ष जनवरी से कारावास में हूँ। जब बहरामपुर जेल में से मुझे मांडले जेल में स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया, तब मुझे स्मरण नहीं आया कि लोकमान्य तिलक ने अपने कारावास का अधिकतर समय मांडले जेल में ही गुजारा था। इस 4 दीवारी में, यहाँ के बहुत हतोत्साहित कर देने वाले परिवेश में, स्वर्गीय लोकमान्य तिलक ने अपने सुप्रसिद्ध गीता भाष्य ग्रंथ को लिखा था, जिसने मेरी नम्र राय में उन्हें शंकर और रामानुजम जैसे भाष्यकार की श्रेणी में लाकर स्थापित कर दिया। जेल के जिस वार्ड में लोकमान्य रहते थे वह आज तक सुरक्षित है, यद्यपि उसमें फेरबदल कर दिया गया है, उसे बड़ा बनाया गया है। हमारे यहाँ अपने जेल वार्ड की तरह यह लकड़ी के तख्तों से बना हुआ है, जिसमें गर्मी और लू, धूप से, पानी, बरसात, शीत, सर्दी, सभी मौसम से, धुलभरी आंधियों से बचाव नहीं हो पाता। यहाँ मेरे पहुँचने के कुछ क्षण बाद ही मुझे वार्ड का परिचय दिया गया। मुझे यह बात बहुत अच्छी नहीं लग रही थी कि मुझे भारत से निष्कासित किया गया था, लेकिन मेरे भगवान को मैंने धन्यवाद दिया कि मांडले में अपनी मातृभूमि और स्वदेश से बलात् अनुपस्थिति के बावजूद मुझे पवित्र स्मृतियां राहत और प्रेरणा देंगी। अन्य जेलों की तरह यह भी एक ऐसा तीर्थस्थल है जहां भारत का एक महानतम सपूत 6 वर्षों तक रहा था। हम जानते हैं कि लोकमान्य तिलक ने कारावास के 6 वर्ष बिताए हैं यहाँ पर। मुझे विश्वास है कि बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि उस अवधि के दौरान उन्हें किस हद तक शारीरिक और मानसिक यातनाओं से गुजरना पड़ा था। वे वहाँ एकदम अकेले रहे। उन्हें उनके बौद्धिक स्तर का कोई साथी नहीं मिला था। मुझे विश्वास है कि उनको किसी अन्य बंदी से मिलने जुलने नहीं दिया गया था। उनको सांत्वना देने वाली एकमात्र वस्तु किताबें थी और वे एक कमरे में बिल्कुल एकाकी रहते थे। यहाँ उन्हें बहुत वे 2-3 से अधिक मुलाकातों का भी अवसर नहीं दिया जाता था। ये भेंट भी जेल और पुलिस अधिकारियों के साथ हुआ करती थी, जिससे वे कभी खुलकर हार्दिकता से बात नहीं कर पाए होंगे। उन तक कोई भी अखबार नहीं पहुंचने दिया जाता था। उनकी जैसी प्रतिष्ठा स्थिति वाले नेता को बाहरी दुनिया के घटना चक्रों से एकदम अलग कर देना, इस तरह की यंत्रणा देना जिसे भुगता नहीं जा सकता, वही जान सकता है जिसे इसने भुगता हो। इसके अलावा उनके कारावास की अधिकतम अवधि देश का राजनीतिक जीवन मंद गति से खिसक रहा था। इस विचार ने उन्हें अपने कोई संतोष नहीं होगा, इस विचार से उनको खुद से जिस उद्देश्य को उन्होंने अपनाया था वह उनकी अनुपस्थिति में किस गति से आगे बढ़ रहा है, उनकी शारीरिक यंत्रणा के बारे में जितना कम कहा जाए बेहतर होगा। वे दंड संहिता के अग्रतर बंदी थे। इस प्रकार आज के राजबंदियों की अपेक्षा कुछ मायनों में उनकी दिनचर्या कहीं अधिक कठोर रही होगी। इसके अलावा उन्हें मधुमेह की बीमारी थी। जब लोकमान्य यहाँ थे तो मांडले का मौसम तब भी प्रायः ऐसा ही रहा होगा जैसा आजकल है। अगर आज नौजवानों को शिकायत है कि वहाँ की जलवायु स्थिर कर देने वाली और मंदाग्नि गठिया को जन्म देने वाली और धीरे धीरे वह व्यक्ति जीवन की शक्ति सोख लेती है, लोकमान्य ने जो वयोवृद्ध थे कितना कष्ट झेला होगा। लेकिन इस कारागार की 4 दीवारियों में उन्होंने क्या यातनाएं सही, इसके विषय में लोगों को बहुत कम जानकारी है। कितने लोगों को पता है कि वह अनेक छोटी छोटी बातों को जो किसी बंदी के जीवन में सुइयों की सी चुभन बन जाती है, जीवन को दूभर बना देती है, वे गीता की भावना में मग्न रहते थे। शायद इसीलिए दुख और यंत्रणाओं से ऊपर रहते थे। यही कारण है कि उन्होंने उन यंत्रणाओं के बारे में किसी से एक शब्द भी नहीं कहा। समय समय पर मैं इस बारे में सोच में डूबता हूँ कि कैसे लोकमान्य को अपने बहुमूल्य जीवन के 6 वर्ष, इन लंबे 6 वर्षों की परिस्थितियों में बिताने के लिए विवश होना पड़ा। हर बार मैंने अपने आप से पूछा, अगर नौजवानों को इतना कष्ट महसूस होता है तो महान लोकमान्य को अपने समय में कितनी पीड़ा सहनी पड़ी होगी, जिसके विषय में उनके देशवासियों को कुछ पता भी नहीं रहा होगा। यह विश्व भगवान की कृति है, लेकिन जेलें मानव की कृतित्व की निशानी हैं। उनकी अपनी एक अलग दुनिया है। सभ्य समाज ने जिन विचारों और संस्कारों को प्रतिबद्ध होकर स्वीकार किया है
वे जेलों पर लागू नहीं होते। अपनी आत्मा के हास्य के बिना बंदी जीवन के प्रति अपने आप को अनुकूल बना पाना आसान नहीं होता। इसके लिए हमें पिछली आदतों को छोड़ना होता है, फिर भी स्वास्थ्य और स्फूर्ति बनाए रखनी है। सभी नियमों के आगे नत होना होता है, फिर भी आंतरिक प्रफुल्लता क्षुण्ण रखनी होती है। केवल लोकमान्य जैसा दार्शनिक ही उस यंत्रणा और दासता के बीच मानसिक संतुलन बनाए रख सकता है और भाष्य जैसे विशाल युग निर्माणकारी ग्रंथ का प्रणयन कर सकता था। मैं जितना ही इस विषय पर चिंतन करता हूँ, उतना ही उनके प्रति आस्था और श्रद्धा में डूब जाता हूँ। आशा करता हूँ कि मेरे देशवासी लोकमान्य की महत्ता को आंकते हुए इन सभी तथ्यों को भी दृष्टिपथ से रखेंगे और उनके इन तथ्यों पर ध्यान देंगे। जो महापुरुष मधुमेह से पीड़ित होने के बावजूद इतने सुदीर्घ कारावास को झेल गया और जिसने उन अंधकारमय दिनों में भी अपनी मातृभूमि के लिए ऐसी अमूल्य भेंट तैयार की, उसे विश्व के महापुरुषों की श्रेणी में प्रथम पंक्ति में स्थान मिलना चाहिए। लेकिन लोकमान्य ने प्रकृति के जिन अटल नियमों में अपने बंदी जीवन के दौरान टक्कर ली थी, उनको अपना बदला लेना ही था। अगर मैं कहूँ तो विश्वास है कि लोकमान्य ने जब मांडले को अंतिम नमस्कार किया था तो उनके जीवन के दिन गिने चुने ही रह गए थे। निसंदेह यह एक गंभीर दुख का विषय है कि हम अपने महानतम पुरुषों को भी इस प्रकार खोते रहे। लेकिन मैं यह भी सोचता हूँ कि क्या वह दुखद दुर्भाग्य किसी न किसी प्रकार टाला नहीं जा सकता था। प्रस्तुत लेख प्रेषित किया है डॉक्टर विवेक आर्य ने। यह लेख और इस तरह के और अन्य लेखों के लिए, वैदिक लेखों के साथ साथ महापुरुषों के जीवन परिचय, क्रांतिकारियों के जीवन परिचय के लिए, प्रेरणादायक कहानियों के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन की घंटी को दबा दें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें उसकी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।